चलिए आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ, जिसमें कि फिजिक्स का एग्जाम कल ही हुआ है। उसमें कुल मिलाकर के 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और 70 में से हम लोग को 35 का जवाब देना था। सब बच्चे अपनी दक्षता के अनुसार एग्जाम दिए होंगे और सब जानने के लिए यह तत्पर होंगे कि कितना मार्क्स हमको आएगा ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव को ढूंढने के लिए हम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, और वहाँ पे आपको ढेरों सारे शिक्षकों का आंसर की मिल जाएगा, जिसमें कि एक एक क्वेश्चन का डील किया जाएगा। कल रात में 5 या 6 क्वेश्चन में हम फंसे और फंसने के बाद हम यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किए कि इसका जवाब क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्या होगा। और जब मुझे वहाँ पे रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट को देख करके हम दंग हो जाते हैं। दंग इस बात से होती है कि यदि क्वेश्चन गलत है, गलत का तो गलत होगा, उसका तो जवाब देना नहीं चाहिए। यदि आप जवाब दे रहे हैं तो उस जवाब को देने से पहले आप एक बार यह जरूर सोचिए कि उस जवाब का परिणाम क्या होगा। तो हम लोग बारी बारी से 7 क्वेश्चन को अलग अलग करके देखते हैं। और इस वीडियो में पूरा यह मेरा कहने का टारगेट है कि कोई शिक्षक गलत नहीं है। यहाँ पे बिहार बोर्ड में आपको सवाल गलत आया हुआ है, यदि सवाल गलत हुआ है तो शिक्षकों के लिए एक संदेश है कि भैया इस क्वेश्चन को आप कहें कि यह गलत है, यह नहीं कि गलत क्वेश्चन है तो उसमें कुछ से कुछ हम टिक लगा दिए। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं। मेरे पास सेट एच का क्वेश्चन है, सेट एच का। आपके पास हो सकता है अलग अलग सेट के क्वेश्चन हो। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। यदि हम किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दें तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, हम लोग अनुमान लगाएंगे। और हम लोग पढ़े हैं यह चीज, यदि किसी लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसका फोकस दूरी चेंज होता है। और यूट्यूब पे एक वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका जो सॉल्यूशन दिया है वो वही दे रहे हैं। और वो बोले हैं क्या चीज, यदि किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। बच्चे एक चीज ध्यान आप लोग को रखना है कि फोकस दूरी बढ़ता नहीं है। किसी भी मिरर को यदि हम पानी में डाल देते हैं, और ध्यान देना है वो दर्पण हो, दर्पण समतल हो चाहे वह गोलीय दर्पण, यदि हम उसे पानी में डुबा देते हैं तो उसकी फोकस दूरी सेम रहती है। ध्यान देना है, उस गलत वीडियो पे आप लोग को जाना नहीं है। तो ये रहा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, कहा कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो ध्यान देना है, यहां पे बोला जा रहा है आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल हो रहा है। आप लोग को पता होगा कि टोटल इंटरनल जब भी होता है तो नीचे में हम μ2 मान लेते हैं डेंसर मीडियम, और ऊपर में μ1 मान लेते हैं। अब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू I से ज्यादा होगा। ठीक है, यह सवाल है और इस सवाल में बोला गया है कि 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। यह जो किरणें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के पुनः इसी मीडियम में आ रही है, इस मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो इसका सही सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे यह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यह हम चीज देखेंगे कि बिहार बोर्ड गलत है या जो शिक्षक अभी बता रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे शिक्षक का हम देख रहे हैं, कुछ से कुछ जवाब निकल कर आता है, वो गलत है या तो बिहार बोर्ड गलत है। आइए इसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें बोला गया है कि C का वैल्यू होता है 30 डिग्री, और हम क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला जान रहे हैं वो होता है C = sin इनवर्स 1/μ। इस कैलकुलेशन को निकालने से पहले इसके एक स्टेप ऊपर में होता था μ1/μ2, क्योंकि μ1 क्या होता है, वैक्यूम होता है या एयर होता है। तो यदि यहाँ पर हम μ1 का वैल्यू वो 1 रखते हैं, उसके बाद μ2, तो μ2 का वैल्यू जो है यहाँ नीचे में जो μ रहता है वो होता है किस मीडियम में वह लाइट पुनः टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे C के जगह हम रखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री रखने के बाद यहाँ पर चलेंगे साइन इनवर्स, चूंकि किरणें जो जा रही है नीचे में है μ2 और ऊपर में है μ1। अब किरणें जो इधर पुनः रिटर्न हो रही है तो हम यहाँ पे रखेंगे μ1/μ2। μ2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे कि क्या होगा इस मीडियम में। तो थोड़ा सा यदि और हम चलें तो हम बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/μ।
ठीक है, 2 को हम म्यू मान सकते हैं। तो 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 1/2, 1/2 बराबर 1/μ। इसका मतलब जो मीडियम यहाँ पर है जिसमें कि लाइट रिफ्लेक्ट करके इसी में जा रही है, तो इसका वैल्यू होगा μ = 2। चलिए 2 आया तो हम इसका थोड़ा सा और कैलकुलेशन निकालते हैं कि μ बराबर 2 यदि होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का क्या वैल्यू होता है। तो चलिए, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, μ1/μ2 = v2/v1। क्योंकि जब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो क्या होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। इस पे आते हैं, μ1 का वैल्यू, चूंकि हम जान रहे हैं सवाल में भी बोला गया कि निर्वात है, हवा है या निर्वात है, तो ऊपर रखेंगे 1 और इस μ2 के जगह रखेंगे जो हम वैल्यू निकाले 2 बराबर, हमको v2 निकालना है। यहाँ पे प्रकाश की चाल v1 और यहाँ पे प्रकाश की चाल v2 होगी। तो v2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो v2 रखेंगे, और v1 कहाँ का है? निर्वात का है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से देखना है। तो v2 का वैल्यू कितना हुआ? v2 को यदि पकड़े तो इसको हम इधर भेजेंगे, v2 = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 2। यदि हम इसको सही से कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होता है तो आपको प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। लेकिन यहाँ बिहार बोर्ड में है क्या? यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर जो होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट आपका क्वेश्चन हुआ है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर की है, अभी एक ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। थोड़ा सा यदि हम इमेजिन कर लें कि यदि प्रकाश की चाल 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले यदि प्रकाश की चाल 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो ध्यान देना, पूरा फिजिक्स गलत हो जाएगा आपका। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो नियम है वो भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद क्या घटना होगी? सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, वो बिल्कुल आधा हो जाएगा, 4 मिनट में लाइट पहुंच जाएगा। यदि 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल हो जाती है, जो हम लोग के रेटिना पे फिगर बनता है 1/10 सेकंड तक, वो बनेगा 1/20 सेकंड। मतलब बहुत कम समय के लिए रेटिना पे फिगर बनेगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे बोर्ड में दिया हुआ है 5, मिसप्रिंट है यह क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि बिहार बोर्ड, यदि लकली यहाँ पे बोला जाए कि बी मेरा सही है, यदि आप बी मारे हैं अंदाजा तो सही हो सकता है। यदि आप इधर उधर भटके हैं तो यह नंबर आपका कट भी सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद हम चलेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन पर। एच सेट है और 23 नंबर में हम चलते हैं। गलत क्वेश्चन को हम दिखा रहे हैं जो गलत है। इसमें जो बोला जा रहा है कि I = 60 sin 100 πt। बोला गया कि इसका जो है IRMS वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ देते हैं। बोला गया कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 πt में धारा का मूल माध्य वर्ग मान होगा। मतलब IRMS वैल्यू क्या होगा। और आपको आंसर मिला हुआ है ए नंबर 60√2, बी नंबर मिला है 30, सी नंबर मिला है 100 और डी नंबर मिला है आपको 0। अब इस सवाल में देखते हैं IRMS वैल्यू जो होता है वो होता है IRMS वैल्यू = I0 × 1/√2। I0 /√2 होता है इसका वैल्यू।
अब है कि यहाँ पे आई नॉट कहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर जो रखे हुए हैं यह पीक वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं आई नॉट। तो आई नॉट को हम वहां से उठा लेते हैं, तो आई आर एम एस बराबर होगा, आई आर एम एस बराबर 60 गुना 1/√2। इसको हम हर परिमेयकरण पहले करेंगे, तो होगा 60 गुना 1/√2 गुना √2, ऊपर में गुना और √2 नीचे में गुना, तो नीचे में हो जाएगा क्या चीज 60/2 इंटू √2। ये कटेगा, आएगा आपका क्या चीज 30√2। ऑप्शन तो है नहीं 30√2 और यहां पर है आंसर 30 है। अब है कि हम टिक लगाएं तो किस में लगाएं, यहां पर एक होता है क्या, कुछ समय पहले हम अपने गुरुजी से बात किए, लगभग 40 से 45 मिनट हमको बात हुई उससे, उनसे जब सवाल पूछा गया तो सर का कहना हुआ कि देखो ऐसा होता है इंजीनियरिंग IIT लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें हम लगभग में वैल्यू लेकर के चलते हैं। यदि मान लिया जाए 30.5 हो तो हम 30 ले सकते हैं, 30.2 हो तो हम 30 ले सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल को कैसे बोलें कि इसमें लगभग में ले चले, कारण कि इससे पहले भी मिस प्रिंट हम देख रहे हैं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यह भी क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अब है क्या, यदि आप लोगों का नसीब सही हो और इसको आप टिक लगाए हैं और बोर्ड में भी इस आंसर को सेलेक्ट कर ले तो ही आपका यह सही हो सकता है, अन्यथा यह सवाल आपका गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद का क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। अब इस सवाल को भी समझते हैं। इस सवाल को भी समझते हैं। इसमें कहा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड आप इसको सही करें, विद्युत तरंग नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और चुंबकीय तरंग नहीं होता है, यह होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। कारण कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब होता है उसमें दो चीजें होती है, पहला नंबर होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी चलता है तो वह सेम फेज में चलता है, ध्यान देना, वो सेम फेज में चलता है। किस तरह से चलता है, देखिए यहां पे क्या होता है, इस तरह से वेव चलता है, एक इस तरह से चला और एक वेव जो चलेगा आपका वो इस तरह से चलेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह किस तरह से चला, अब शायद समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखिए इस तरह से, कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, इस तरह से, और दोनों सेम फेज में। यदि यह ऊपर इस तरह से जाता है तो यह जो है इस तरह से जाता है, तो लेकिन यहाँ फेज जब दोनों का सेम होता है तो इस तरह से गमन करता है, इस तरह से, इस तरह से। आप इस चीज को देखे होंगे, अलख पांडे का जो वेब सीरीज आया हुआ उसमें यह बड़ी चर्चित एक वीडियो बना हुआ, उसमें इस तरह से उनका कैरेक्टर जो है रियल लाइफ में इस तरह से वो दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे ऑसिलेट करती है, टर टर टर, और ये बनी मैग्नेटिक फील्ड, टर टर टर। अब इसका परपेंडिकुलर कैसे काम करेगा, टर 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 टर। बेटा एक चीज और, दोनों ना सेम फेज पे होती हैं एक साथ, कैसे, टर 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 टर। वेव बन फेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और बिहार बोर्ड क्या लिखे हैं इस क्वेश्चन को, बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को लिखे हैं विद्युतीय तरंग और चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले यहां पे तरंग नहीं होगा, ध्यान देना, यहां पर तरंग नहीं होगा। उसके बाद बोला कि दोनों के बीच का फेज क्या होता है, फेज सबसे पहले दोनों का समान होता है, क्योंकि दोनों जब वाइब्रेट करते हैं, दोनों एक साथ वाइब्रेट करते हैं, एक साथ करते हैं, तो दोनों का फेज सेम है। लेकिन बोला गया कि कलांतर क्या होता है, तो कलांतर यदि दोनों इस तरह से हो रहा है तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कलांतर क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं क्या चीज, बहुत सारे शिक्षक कलांतर को जो बोला गया वो जीरो बोले हुए हैं। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो के जगह बिहार बोर्ड को लिखना चाहिए कि कलांतर जो होता है एक समान होता है, क्योंकि दोनों का फेज एक साथ, दोनों फेज एक साथ होता है। तो चलिए इस सवाल में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ यदि हम तरंग को काट दें, विद्युतीय तरंग में तरंग को हम बना दें क्षेत्र, और उसके बाद चुंबकीय तरंग में तरंग को काट करके हम क्षेत्र बना दें, तब यह सवाल सही होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं,
चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और सवाल जो हमें दिखा था। हाँ, तो उसके बाद और जो सवाल है, बोला गया कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होती है। यह सवाल सही है, आपके क्वेश्चन में बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे गलत दिया जा रहा है। इस सवाल को भी जरा देखें। कहा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। यदि किसी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करती है, इसमें फॉलो होती है, तो ध्यान देना ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जो चाल शुरू में होगा वह चाल अंतिम में कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वहां क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है। ध्यान देना, क्या मारता है, टक्कर मारता है, और ड्रिफ्ट करते हुए जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन चले तो आगे में जितना इलेक्ट्रॉन है तो वो सबको धक्का देते हुए चलेगा, और उस तरह के चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पे पूछा गया कि गति कैसी होती है, तो गति क्या होती, अपसरित होती है, न कि अवमंदित होती है। आपको वीडियो में जो जानकारी मिल रहा है अन्य जगहों पर, वो मिल रहा है अवमंदित। तो चलिए इसमें क्या होगा, अपसरित होगा। चलिए उसके बाद और हम चलते हैं आगे। हाँ, तो उसके बाद का सवाल है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपक क्षमता निर्भर करती है, मतलब डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, बोला कि किस पर निर्भर करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपतन कोण पर, उसके बाद दूसरा है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा ऑप्शन है प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर, उसके बाद है प्रिज्म के कोण पर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ओमेगा बराबर जो एक एक्सप्रेशन होता है वो होता है फाई अपॉन डेल्टा, और फाई का वैल्यू होता है a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बट डेल्टा का मान होता है a इंटू म्यू माइनस 1। a और a क्या होगा, खत्म होगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। अब देखते हैं डिपेंड किस पर करता है। म्यू भी का मतलब हो गया वायलेट कलर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और म्यू आर का मतलब क्या होता है, रेड कलर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद नीचे में है म्यू माइनस 1, तो म्यू हो जाता है आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो प्रिज्म होगा उसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं ओमेगा डिपेंड ए पर नहीं करता है, ओमेगा डिपेंड ए पर नहीं करता है, प्रिज्म के कोण पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और जो आपको यूट्यूब पे वीडियो, अन्य जगहों पे वीडियो जो देखने के लिए मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें क्या दिया जाता है, प्रिज्म के कोण पर दिया जाता है। तो चलिए और आगे चलते हैं। हाँ, तो और जो क्वेश्चन है वो है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। देखिए कल हम रात में देख रहे थे 9:30 बजे, उसमें सर बोल रहे थे कि कभी कभी जो होता है एएमयू भी होता है, और यदि एएमयू न हो क्यूरी हो, इस तरह से वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं निशाना एएमयू पर जाता था। तो सर हम आपको बता दें एएमयू जो होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, एएमयू नहीं हो, इसका जो होता है एएमयू रेडियो एक्टिविटी का यूनिट नहीं होता है, वो होता है क्यूरी। क्यूरी आपको बता दें मैडम क्यूरी के सम्मान में क्यूरी नाम पड़ा हुआ है। और उसके बाद इसका एक एसआई यूनिट दूसरा होता है, वो होता है बैकुलर। हेनरी बैकुलर के नाम पर बैकुलर एसआई यूनिट दिए हुए हैं रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन हेनरी बैकुलर और मैडम क्यूरी दोनों मिल करके सबसे पहले जो है रेडियो सक्रियता के बारे में पता करती है, इसीलिए इसमें क्या पड़ा, हेनरी पड़ा एसआई यूनिट। उसके बाद में मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव डीके लॉ पे एक्सप्लेनेशन किए हैं, इसीलिए मैडम क्यूरी के सम्मान में हम लोग क्यूरी नाम रखते हैं। ध्यान देना इसका 2 यूनिट होता है, एक क्यूरी और एक बैकुलर, लेकिन बैकुलर आपको यहाँ बोर्ड में दिया हुआ नहीं है, तो क्यूरी को टिक मारना है, एएमयू पे किसी तरह का निशाना नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और हम आगे चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद एक क्वेश्चन है आपको, पार्थिव दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी
द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहले बच्चों आपको बता दें, यह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आप लोग के बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन नहीं। आपके बिहार बोर्ड में यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मिलेगा, उसके बाद एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप मिलेगा जिसको कि हम न्यूटन का टेलीस्कोप भी कहते हैं, लेकिन यह पार्थिव दूरदर्शी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। और इसका जो रियल में सवाल, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको काल्पनिक और सीधा होगा, न कि काल्पनिक और उल्टा होगा। काल्पनिक और उल्टा आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिर्फ होता था। ऐसा नहीं कि उस दोनों को याद कर लिए तो जहां मिला वहां हम टिक लगा दे। यदि किसी सवाल में संदेह हो कि गलत है, उस सवाल को आप छोड़ दीजिए, उसको टच आप मत करिए। तो चलिए, इसमें जो हम रात में वीडियो देख रहे थे तो सर क्या किए, पार्थिव दूरदर्शी को सीधा बोले कि इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है काल्पनिक और उल्टा। तो ध्यान देना है, काल्पनिक और उल्टा नहीं होता, यह होता है काल्पनिक और सीधा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, सवाल गलत है, मिसप्रिंट है, क्या है, नहीं है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। और ध्यान रखें कि जहां पर से भी आप सेट को मिलाते हैं, उसको ऐसा नहीं कि उसमें जो बोला गया आप उसको डायरेक्ट अपने टिक लगा लें और टिक लगाने के बाद आपको क्या हो मिलेगा, जो आप सही बनाए वो भी आपको गलत दिखेगा। और बोर्ड भी थोड़ा सा इस चीज को यदि सुधार करे कि प्रिंटिंग में जो व्यक्ति प्रिंट करते हैं थोड़ा सा उन्हें भी फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए और गलत सवाल को प्रिंट न करें।